हाँ जी साहब, नमस्कार। मैं प्रणव मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर, जहां पर हम लोग आज मौजूद हैं इस चर्चा को करने के लिए, जो कि है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी। आप देख सकते हैं सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हॉट टॉपिक होने वाला है। इस समय आप आसपास देख रहे होंगे, एचपीवी वायरस का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए, है ना। बहुत खतरनाक ये वायरस है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण फैल रहा है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी वीमेंस में, फीमेल में, अब तो मेल में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो क्या इसकी वैक्सीन लगाना ज़रूरी है या नहीं, ये वैक्सीन कितना कामगर होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं इस वायरस के अटैक के बाद, और वैक्सीन कब और कब लगवानी चाहिए और कब नहीं लगवानी चाहिए, दोनों चीज़ों की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है सभी बच्चों का इस अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। तो आइए शुरू करते हैं एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की कहानी। क्या होते हैं इनके सिम्टम्स, पहले हम लोग एचपीवी के बारे में जानेंगे, है ना। इस वायरस के बारे में जानेंगे, क्या सिम्टम्स आएंगे उसके बारे में जानेंगे, फिर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, किस समय पर लगती है और कैसे लगवाना है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, तो सबसे पहले तो एचपीवी की अगर हम बात कर लें, तो ये एक ऐसा वायरस होता है बेटा, इसका पूरा नाम तुम लोग समझ गए हो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, है ना, एचपीवी। ठीक है, तो ये एक इन्फेक्शन है। और कैसा इन्फेक्शन है बेटा? वायरल इन्फेक्शन है दैट कॉमनली कॉजेज स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन ग्रोथ, यानी कि वार्ड्स। म्यूकस मेम्ब्रेन ग्रोथ मतलब ऐसे आपकी अगर स्किन में हो सकता है आपकी स्किन थोड़ा सा स्वेलअप हो जाए और यहाँ पर कुछ फ्लूइडी सेक्रीशंस बढ़ जाए, है ना। तो कुछ ऐसे, इसको वार्ड्स बोलते हैं या दाने कह सकते हो, कुछ ऐसे आपको देखने को ये मिलेगा आपकी स्किन में। लगभग 100 से ज़्यादा वैरायटीज आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी के मौजूद है, और ये कोई भी इन्फेक्शन आपको कर सकता है। सम टाइप ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी इन्फेक्शन कॉजेज वार्ड्स, है ना। कुछ तो जो है, जो कॉमन है, वो आपके अंदर वार्ड्स डिजीज ही कॉज करेंगी। वार्ड्स मतलब यही है कि आपकी स्किन थोड़ा स्वेलअप हो जाएगी, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन थोड़ा सा स्वेल हो जा रही है, उसके अंदर कुछ फ्लूइडी सेक्रीशंस भर जा रहे हैं। एंड सम कैन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर आल्सो, यानी कि एचपीवी सिर्फ और सिर्फ वार्ड्स डिजीज कॉज नहीं करेगा, ये आपकी बॉडी में कैंसर भी कॉज कर सकता है। बहुत सारी वैरायटी है, तो कुछ तो कैंसर कॉज करेंगी, कुछ आपके वार्ड्स कॉज करेंगी। कॉमन जो है वो आपका वार्ड है, कैंसर यहाँ से जल्दी आप नहीं प्रिडिक्ट करते हैं। मोस्ट एचपीवी इन्फेक्शन डोंट लीड टू द कैंसर। देखो कहा ना, बहुत ज्यादा एचपीवी इन्फेक्शन जो है वो कैंसर कॉज नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है, कैंसर होता है, पर ऐसा मत सोचो कि एचपीवी हमेशा कैंसर कॉज कर देगा, है ना। वार्ड्स यहाँ पर कॉमन है, ना कि कैंसर। बट सम टाइप ऑफ जेनाइटल एचपीवी कैन कॉजेज कैंसर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट्स टू द वजाइना, यानी कि सर्विक्स रीजन में। आपने सर्वाइकल कैंसर का नाम सुना होगा, तो अगर सर्वाइकल कैंसर की बात होती है, यानी सर्विक्स रीजन में, जो कि फीमेल के अंदर हो जाता है, उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो जाता है, तो उसके लिए एचपीवी रीजन हो सकता है, एचपीवी कारण बन सकता है, क्योंकि वो वहीं पर जाकर के कैंसर कॉज करता है। किस रीजन में बोलेंगे? सर्विक्स रीजन में, इसलिए उसका नाम बनता है सर्वाइकल। अब सर्वाइकल कैंसर का नाम सुनकर के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर्वाइकल यहाँ पर भी होता है ना। तो वो एक पार्ट होता है आपके वर्टिब्रल कॉलम का, जबकि सर्विक्स पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो सर्विक्स के अंदर जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन वो डिजीज है, वो सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है आपकी हड्डियों में, थोड़ा सा मूवमेंट में, वो दूसरी चीज होती है, ठीक है। चले, अदर टाइप ऑफ कैंसर्स इंक्लूडिंग द कैंसर ऑफ द एनस, यानी कि जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का जो एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है, एनस, आपके पेनिस में, वजाइना में, वल्वा जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, ये आपके फीमेल की एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होती है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वहां पर भी कैंसर हो सकता है। एंड बैक ऑफ द थ्रोट, यानी कि ओरोफेरिंजियल, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एचपीवी की वजह से कैंसर ज्यादातर होता है। These infections can are often transmitted sexually or through other skin to skin contact। मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू ही नहीं, है ना, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही नहीं, आप देख पाएंगे कि अगर स्किन से स्किन भी टच होती है, तब पर भी ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। नाउ द वैक्सीन कैन हेल्प। अब देखो, अगर ये इतनी बड़ी बीमारी है, इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है,
और या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, आपकी स्किन से भी इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके लिए कुछ दवा, कुछ वैक्सीन तो बनाई गई होगी। बोलिए बिल्कुल, कुछ वैक्सीन इसके लिए बनाई गई है। तो वैक्सीन कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्ट्रेन ऑफ द एचपीवी मोस्ट लाइकली टू कॉज द जेनिटल वार्ड और द सर्वाइकल कैंसर। तो हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। पहले से ही बता रहे हैं कि आप अगर ये वैक्सीन प्रॉपर टाइम पर ले लेते हैं तो आप इस वार्ट डिजीज से, इस सर्वाइकल कैंसर डिजीज से बच सकते हो। तो खास करके जो यूथ हैं 15 से 26 वर्ष की अवस्था के बीच में कॉमन है ना, हालांकि 11 से 12 साल की अवस्था में ये वैक्सीन लग जानी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं है तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। हमें तो लगता है लगवानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी इसकी चर्चा करेंगे। तो ये वैक्सीन मौजूद है, अगर आप इसको लगवाते हैं तो इन चीजों से बच सकते हैं। अब जो इसके सिम्टम्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, करें इन मोस्ट केसेस योर बॉडीज इम्यून सिस्टम डिफीट्स एन एचपीवी इन्फेक्शन बिफोर इट क्रिएट्स द वॉर्ड्स। आपका अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी बॉडी अगर स्ट्रांग है, तो आपकी बॉडी, बहुत सारा केसेस में ऐसा देखा गया है कि बॉडी खुद इस वायरस से लड़ लेती है और उसको डिफीट कर देती है, हरा देती है। बट कुछ केसेस में व्हेन वार्ड्स डू अपीयर, अगर वार्ड्स आ गए, वो दाने आ गए आपके ऊपर, तो दे वेरी इन द अपीयरेंस डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ एचपीवी इज इन्वॉल्व। क्योंकि तुमने कहा 100 से ज्यादा प्रकार के वायरस मौजूद हैं, तो कौन सा वायरस अटैक किया है उसमें भी उसके अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, वायरस के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उस हिसाब से आपके अंदर वार्ट भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, यानी हाथ में हो सकता है, फुट में हो सकता है, माउथ में हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो उनकी चर्चा जरा हम कर लेते हैं। जैसे पहला होता है जेनाइटल वॉर्ड्स, जो कि खास करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही उनके आसपास देखने को मिलेगा। दीज अपीयर एज अ फ्लैट लीजन्स, है ना, छोटे एक दाने, लीजन्स मतलब कह सकते हो छाले या फिर दाने, है ना, उसकी तरीके से ये आप आते हैं कहाँ पर, अराउंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्मॉल कॉलीफ्लावर लाइक बम्प्स और टीनी स्टेम लाइक प्रोट्रूजन्स, है ना, छोटे छोटे दाने एकदम जैसे कॉलीफ्लावर होता ना, ऐसा लगता है कि कोई गोभी जो है उठ गई है, मतलब वो आपकी स्किन से उठेंगे और ऐसे गोले गोले कुछ ऐसे करके यहाँ पर अजीब से दाने आपको निकले हुए दिखेंगे। इन वुमेन जेनाइटल वॉर्ड्स अपीयर मोस्टली ऑन द वल्बा, बाहरी पार्ट पर जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पार्ट है, बट कैन आल्सो अकर नियर टू द एनस, ऑन द सर्विक्स और इन द वजाइना। वजाइना हो गया, सर्विक्स रीजन हो गया, एनस रीजन हो गया, वल्बा रीजन हो गया, कोई भी अफेक्ट हो सकता है फीमेल के केस में। जरा ध्यान से रखिएगा, यही है सबसे खतरनाक चीज। अगर मैन में ये चीज इन्फेक्शन हो गई, अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे चलो ये फीमेल की बात है हम क्यों पढ़े, अरे भाई मैन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान से समझो। इन मेन जेनाइटल वॉर्ड्स अपीयर ऑन द पेनिस एंड स्क्रोटम, यानी कि स्क्रोटम पर भी हो सकता है, पेनिस पर भी होता है, और अराउंड द एनस या फिर एनस के अराउंड हो सकता है। जेनाइटल वॉर्ड्स रेयरली कॉजेस डिस्कम्फर्ट और पेन थ्रू दाउ दे मे इच और फील टेंडर, मतलब तुम्हें बहुत समस्या पैदा नहीं करेगा। अगर ये हो भी गया है तो ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें, चलो ठीक है काम चला हुआ चलने दो, है ना। कुछ लोग हल्का फुल्का खुजली पुजली करके आगे बढ़ गए, अबे भाई ध्यान दो, क्योंकि ये क्या है कि ये हो सकता है थोड़ी बड़ी इचिंग दे, हम लोग थोड़ी इचिंग को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये इग्नोर करने की चीज नहीं, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको कॉमन वार्ड्स के रूप में दिख जाए। कॉमन वार्ड्स अपीयर एज अ रफ रेज्ड बम्प्स एंड यूजुअली अकर ऑन द हैंड्स, खास करके हाथों पे, ध्यान से देखिए, रफ होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे लगता है ना ड्राई लीजन्स जिसको कहते हो, है ना। इन मोस्ट केसेस कॉमन वार्ड्स आर सिंपली अनसाइटली बट दे कैन आल्सो बी पेनफुल और ससेप्टेबल टू इंजरी और द ब्लीडिंग, है ना। तो बहुत ससेप्टेबल, इंजरी या ब्लीडिंग के लिए भी खतरा ले हो सकता है। यहाँ पर ड्राई रहते हैं भले, अलग बात है, लेकिन फिर भी ये आपको समस्या पैदा कर सकते हैं। चलिए अब प्लांटर वॉर्ड्स क्या कहते हैं, प्लांटर वॉर्ड्स आर हार्ड, है ना, ग्रेनी ग्रोथ दैट यूजुअली अपीयर ऑन द हील्स और बाल्स ऑफ योर फीट, एंड ये खास करके पैरों में चले जाएंगे। ये छोटे छोटे दाने होंगे, ग्रेनी ग्रोथ होंगी, है ना, दाने छोटे छोटे ग्रेनी ग्रोथ, ध्यान से देखिए, ऐसे ग्रेन जैसे ये इतना पैरों में बड़ा सा जहां आपको देखने को मिल रहा है ना, ये ऐसे देख सकते हैं। एंड दीज वॉर्ड्स माइट कॉजेज द डिस्कम्फर्ट। अब देखो पैरों में हो गया तो क्या तुम चल पाओगे, क्या तुम नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हो, बोलिए बिल्कुल नहीं सर, हम तो चल ही नहीं पा रहे। तो ये पैरों में होता है, ये भी खतरा कर रहा है। आगे फ्लैट वॉर्ड्स क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्ड्स आर फ्लैट टॉप्ड स्लाइटली रेज्ड लीजन्स एंड दे कैन अपीयर एनीवेयर बट चिल्ड्रन यूजुअली गेट देम ऑन द फेस एंड मेन टेंड टू गेट देम इन द बियर्ड एरिया। खास करके जो बियर्ड वाली एरिया होता है ना, चिल्ड्रन में है या फीमेल्स में है या मेल में है, तो ये इस वाले एरिया पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे हो, है ना। वुमेन में भी ये हो सकता है, लेकिन उनके पैरों पर ये ज्यादा होता है, लेकिन मेल और चिल्ड्रन के केस में ये आपके बियर्ड वाले रीजन में
ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए ठीक है सर, हम ये पता चल गया। अब हमें डिफरेंट टाइप के वार्ड्स हो सकते हैं, डिफरेंट ये दाने वाली समस्या हम देख लिया। अब मुझे ये बताइए सर, इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है? तो बोलिए सर यस, हम चर्चा किए थे वैक्सीन की, वैक्सीन मौजूद है। तो कौन है जो इसकी वैक्सीन ले सकते हैं? तो बोले ये रिकमेंड होती है खास करके 11 से 12 साल की अवस्था के लोगों के लिए, है ना। एचपीवी वैक्सीन कैन गिव स्टार्टिंग एट एज ऑफ 9 ईयर, और 9 साल के ऊपर अगर कोई भी बच्चा है या बच्ची है तो उसको हम वैक्सीन दे सकते हैं। खास करके 11 से 12 वर्ष की अवस्था में हो तो जरूर दे दीजिए, वो सबसे बेस्ट एज इसकी मानी जाती है। ऑल प्रीटीन्स नीड एचपीवी, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब ये कहा जाता है शुरुआत में जो भी टीनेजर में है उनको एचपीवी वैक्सीन देने चाहिए। सो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एचपीवी इन्फेक्शन एंड दैट कैन कॉज द कैंसर लेटर इन लाइफ। तो अगर शुरू में ही वैक्सीन दिए रहेंगे, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे इस इन्फेक्शन से, तो आगे उनको कैंसर का खतरा नहीं रहेगा। जरा सोचिए, विचार करिएगा कितना ज्यादा जरूरी है। तो टीन एंड द यंग, जो खास करके टीनेजर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, और जो यंग एडल्ट्स हैं जो कि लगभग 26 वर्ष की अवस्था में भी हो सकते हैं, वो डिडंट स्टार्ट टू फिनिश द एचपीवी वैक्सीन सीरीज आल्सो नीड टू एचपीवी वैक्सीनेशन। अगर तुम बड़े हो चुके हो, तुम 26 वर्ष की अवस्था तक जा चुके हो, अभी भी तुम कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके ऊपर अगर चले जाओगे, 26 वर्ष की अवस्था के आगे चले जा रहे हो, तो ये माना जाता है कि अगर होना होगा तो अभी तक तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं है तो फिर तुम लगभग सेफ हो, ये मान लिया जाता है। तुम्हारी बॉडी उसके हिसाब से लड़ना सीख चुकी होगी। द फर्स्ट डोज इज रूटीनली रिकमेंडेड एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स। पहला डोज इसका माना जाता है कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, 11 से 12 साल में आपको दे देना चाहिए, है ना। द वैक्सीनेशन कैन बी स्टार्टेड एट एज ऑफ 9 ईयर, 9 साल में स्टार्ट इसको कर लेना चाहिए या हो सकती है। ओनली 2 डोजेज आर नीडेड, है ना, सिर्फ 2 डोज की जरूरत पड़ेगी। इफ द फर्स्ट डोज वाज गिवन बिफोर 15th बर्थडे, यानी अगर आप 15 साल के पहले, अगर आप 15 साल के पहले वैक्सीन स्टार्ट कर देते हैं, ध्यान समझना, ये थोड़ा कैलकुलेशन है, अगर आप 15 साल के पहले वैक्सीन स्टार्ट कर देते हैं तो आपको सिर्फ 2 डोज की जरूरत पड़ेगी। टीन्स एंड द यंग एडल्ट्स हु स्टार्ट द सीरीज लेटर, है ना, जो कि लगभग 15 से 26 साल के बाद अगर स्टार्ट कर रहे हो, ध्यान समझिए, यानी कि जो लगभग 15 से 26 साल की अवस्था में इस दौरान स्टार्ट कर रहे हो, तो उनको 3 डोज की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत में अगर तुम स्टार्ट कर लेते 15 साल के पहले ही, तो तुम्हें 2 डोजेज में काम चल जाता। लेकिन अगर तुम 15 से 26 साल के बीच में हो और तब तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें 3 डोज की जरूरत पड़ेगी। चिल्ड्रन एज 9 थ्रू 14 ईयर्स, और वो बच्चे भी जो 9 से 14 वर्ष की अवस्था में हैं, अगर उन्होंने 2 डोज ले लिया है तो उनको भी तीसरे डोज की जरूरत पड़ सकती है। ध्यान समझिएगा, यानी कि इसकी बेस्ट एज क्या मानी जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम बोलें इसकी बेस्ट एज क्या है, तो बोल रहे हैं सर बेस्ट एज, आप अगर ध्यान से देखिए, है ना, तो 9 से 14 और इधर क्या आ रहा है 15, यानी कि अगर आप 11 से लेकर के, अगर आप ध्यान समझिएगा, है ना, अगर आप 11 से 12 इसी साल में अगर आप देते हैं तो ये आपकी बेस्ट एज मानी जा रही है। इस समय आप वैक्सीन बढ़िया से करा सकते हो। 3 doses are also recommended for the people aged 9 to 26 ईयर who have weakened immune system, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, तुम चाहे 9 साल से 26 साल के किसी भी एज ग्रुप में हो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, मुझे गिनती भी आती है सब बस। तो ऐसी अगर किसी एज में आप हो तो वहां पर आपको 3 डोज की जरूरत पड़ेगी यदि आपकी इम्यूनिटी वीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, वैक्सीनेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वैक्सीनेशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन ओल्डर देन 26 ईयर। अगर आप 26 साल की अवस्था पार कर चुके हैं तो आपको रिकमेंड भी नहीं किया जाता कि अब आप रहने दीजिए, अब आप सिस्टम जो है पार ही कर ले गए हैं। सम एडल्ट्स एज 27 थ्रू 45 ईयर्स, जो सब 27 से 45 वर्ष की अवस्था में है, हु आर नॉट ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, जिन्होंने पहले वैक्सीन नहीं ली है, may decide to get HPV vaccine after speaking with their doctor about their risk for the new HPV vaccination and are possible benefits of the vaccination for them। तो वो अगर जो 27 से 45 वर्ष की अवस्था में है, वो अपने डॉक्टर से बात करें, वो समझे, अगर डॉक्टर कहता है कि उनको दिक्कत है तो वो वैक्सीन ले सकते हैं, उनको लेना भी चाहिए, और अगर नहीं कह रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। HPV vaccination in this age provides less benefits because more people in this age have रेंज हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज टू एचपीवी। और लेकिन अगर आप 27 से 45 वर्ष की अवस्था के बीच में लगवाते भी हो तो ये माना जा रहा है उसका बहुत असर आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी एचपीवी का इन्फेक्शन या तो हो चुका होगा, और अगर नहीं है तो आपकी बॉडी ने उसको संभाल लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बनता है ना, व्हाई हु शुड नॉट एचपीवी वैक्सीन, किसको एचपीवी वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। Some people should not get HPV vaccine if they have ever had a life-threatening allergic reactions
टू एनी इंग्रेडिएंट ऑफ एन एचपीवी वैक्सीन और टू अ प्रीवियस डोज ऑफ एचपीवी वैक्सीन। अगर किसी ने पहली बार एचपीवी वैक्सीन ली, उसका पहला डोज लिया, उसको एलर्जी हो गई, मत दीजिए उसको दूसरा डोज, बिल्कुल मत दीजिए। अगर उसके पास कोई भी एलर्जी ईस्ट से रिलेटेड है, मत दीजिए। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, कभी मत देना। एचपीवी वैक्सीन आर सेफ फॉर द चिल्ड्रेन हु आर मिडली इल, है ना। अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिए, हल्का फुल्का अगर बीमारी है तो वो चलेगा। लाइक दोज विद लो ग्रेड फीवर ऑफ लेस देन 101 डिग्री, अ कोल्ड, अ रनी नोज और द कफ, बट द पीपल विद द मॉडरेट और द सीवियर इलनेस शुड वेट अंटिल द दे आर बेटर। मतलब अगर कोई बच्चा है, वो हल्का फुल्का बीमार है, सर्दी जुकाम बुखार है, 101 डिग्री के अंदर बुखार है, ज़्यादा बुखार नहीं है, तब उसको वैक्सीन तब भी दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसको ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा परेशानी है, कुछ बहुत दिक्कत है, तो आप वेट करिए। एटलीस्ट जब तक आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड न कर दें, तब तक आप कोई भी वैक्सीन न लीजिएगा। समझ गए? तो ये छोटी सी जानकारी थी आपको एचपीवी से रिलेटेड, क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, कब वैक्सीन लेनी चाहिए, किसके रिलेटेड वैक्सीन लेनी चाहिए, कौन से एज के ग्रुप वाले ये वैक्सीन ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं आपको जानने के बाद ये वीडियो। तो आपके घर के जो भी लेडीज़ हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी टीनेजर्स हैं, उन सब के साथ ये वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि नहीं सर ये बहुत ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। नहीं तो कभी भी, आजकल इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप जा करके वैक्सीन लगा भी सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस सेशन को बस यहीं तक रखते हैं, फिर ऐसी जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।